डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिक्विड स्टेट जो होती है उसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा दूरी पर उपस्थित होते हैं ठोस की तुलना में, और गैस की तुलना में वो थोड़े नज़दीक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव के गुण ठोस और गैस के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के घटक अणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि गैस में संघटक अणु स्वतंत्र विचरण करते हैं। लिक्विड में ना तो निश्चित अवस्था में रहते हैं, ना ही गैस के अणु की भांति वह स्वतंत्र विचरण संभव है। अतः द्रव अवस्था के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड या द्रव की संरचना के बारे में कोई भी क्वांटिटेटिव पिक्चर जो है वो नहीं दी जा सकती। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं, और ये थ्योरी जो है उसमें क्वांटिटेटिव बेसिस पर बेस्ड है। इसमें पहली थ्योरी दी गई है लेटिस थ्योरी, दूसरी दी गई है थ्योरी बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म, और तीसरी थ्योरी दी गई है जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड को कंप्यूटर के स्टिमुलेशन से बहुत सारे डेटा कंप्यूटर के इकट्ठे किए जाते हैं, उसके आधार पर इसको समझाया जाता है। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये स्टैटिस्टिकल डेटा सांख्यिकी की मैकेनिक्स के ऊपर जो है वो निर्भर है, लेकिन वो उसको पूर्णतः बताने में सफल नहीं है। फिर भी इसके अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म को, सांख्यिकी क्रिया को हम कंप्यूटर के अंदर अप्रोच करके हम उसके कंप्यूटेशन करके बहुत सारे डेटा इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और सांख्यिकी के ज्ञान के आधार पर उनकी थ्योरी की विवेचना की जाती है। तो जो थ्योरी लेटेस्ट थ्योरी है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से क्वांटिटेटिव नॉलेज को ज्ञात होने पर ही बताई जा सकती है, और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, फ्री वॉल्यूम और सेल थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है होल यानी छेद और ए सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल थ्योरी। अभी हम पढ़ेंगे पहला फ्री वॉल्यूम, और इसका दूसरा नाम है आयरिंग थ्योरी। आयरिंग थ्योरी के अंदर ये आयरिंग के द्वारा दी गई थी। इसमें द्रव की संरचना को एक सरल प्रतिरूप द्वारा प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार प्रत्येक द्रव का कुछ आयतन रिक्त होता है, जिसे हम मुक्त आयतन कहते हैं। ये द्रव के आयतन का 3% भाग जो है वो होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिक्त स्थान होता है वो टोटल वॉल्यूम का 3% स्थित होता है। इसमें बहुत ही कम अणु इधर उधर घूम सकते हैं। द्रव अवस्था में ये स्थिति जो होती है वो रिक्तिकाओं के रूप में घूमती रहती हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव अवस्था की घनत्व बढ़ जाती है, यानी गैस अवस्था में अणुओं की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, और कुछ द्रव के अणु जो होते हैं वो वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। सो अव्यवस्थित अणु गैस और व्यवस्थित अणु ठोस की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसके लिए यदि ठोस और द्रव का मोलर आयतन Vs और Vl के द्वारा लिक्विड का आयतन बताया जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि Vl जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम है, Vs जो है वो सॉलिड का वॉल्यूम है। तो इस तरीके से जो बचे हुए अणुओं का अंश होगा वो Vl माइनस Vs अपॉन Vl रहेगा, तथा बचे हुए Vs अपॉन Vl का व्यवहार जो है वो ठोस अणुओं की भांति जो है वो कार्य करेगा। तो इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड अवस्था में बदल जाते हैं, और लिक्विड जो है वो गैस अवस्था में बदल जाते हैं। अतः इसका मान बढ़ने लगता है और ये मान जो है वो घटने लगता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने पर जो वेपर है, वेपर डेंसिटी, जो वेपर्स डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होने लगती है, और ये एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस होता है जब तक कि क्रिटिकल स्टेट जो है वो अचीव नहीं कर ली जाती है। तो लिक्विड और सॉलिड जो है वो एक क्रांतिक ताप के ऊपर जो है वो हम अगर इसकी बात करें तो ये लिक्विड और वेपर की जो एवरेज डेंसिटी है, अगर हम उसको रो एवरेज के द्वारा बताएं तो ये एक कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो इसके अंदर इस तरीके से लोवरिंग होती है। रो एवरेज इज इक्वल टू रो ज़ीरो माइनस एल्फा टी। रो ज़ीरो यहाँ पर कांस्टेंट है, और टी जो है वो टेम्परेचर है, और एल्फा जो है वो भी कांस्टेंट है। ये सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आयरिंग के बाद कैलेथ्रेट ने और मेथियास ने
एक थ्योरी दी थी जिसे लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर डायमीटर कहते हैं, और जैसा चित्र में बताया गया है कि जो रिक्त स्थान है वहाँ पर वॉल्यूम है, ये लिक्विड अवस्था है जहाँ पर लिक्विड है, और ऊपर जहाँ पे गैस ये स्टेट हैं ये आयन एक दूसरे से अधिक दूरी के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी दी गई थी उसे बर्नौली और स्कैट थ्योरी कहते हैं। बर्नौली और स्कैट थ्योरी के अकॉर्डिंगली द्रव के एक्स किरण विवर्तन का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि विवर्तन जो है वो ठोस के समान ही होता है। ठोस अवस्था में प्रकीर्ण केंद्र की दूरी द्रव अवस्था से कुछ अधिक होती है, लेकिन ब्रैग समीकरण दोनों अवस्थाओं में लागू होता है। यह प्रदर्शित करता है कि द्रवों के भी कणों की व्यवस्था ठोस के समान होती है। इसके अंदर अगर हम ये देखें कि द्रव के अंदर जो विवर्तन चित्रों में कुछ न्यूनतम कोण विवर्तन महत्व में पाए जाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो द्रव में लघु परिसर के कणों की क्रमिक व्यवस्था होती है, लेकिन दीर्घ परिसर में अव्यवस्था बढ़ती जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। ठोसों के पिघलने पर द्रव अवस्था प्राप्त होती है तथा उसका आयतन 10% तक बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी अणु एक दूसरे के निकट रहते हैं। आयतन में वृद्धि होने के कारण अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसमें अणुओं के मध्य छिद्र बन जाते हैं और यह आभास होता है कि द्रव की संरचना अवास्तविक क्रिस्टलीय है, यानी क्वासी क्रिस्टलीय है या आभासी क्रिस्टलीय है, जिसको हम स्यूडो क्रिस्टलीय कहते हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर इनकी एंट्रोपी देखें तो गैस की जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड की जो है वो ठोस से उसकी एंट्रोपी जो है वो उससे भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जैसा चित्र में बताया गया है कि ये कॉम्पैक्ट पैकिंग है, लिक्विड में कुछ दूरी अवस्था पर आ गए हैं और गैस में और भी दूरी अवस्था में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि जो हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध जो है प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो तो उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश और विद्युत ऋणात्मक आवेश पर अधिक धन आवेश आ जाता है, जिससे दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु और इस अणु के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने से एक दुर्बल बंध बनता है, जिसे हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अर्थात किसी अणु में हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणता के जुड़ने पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है और हाइड्रोजन परमाणु दो अणुओं के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है और अणुओं को द्रव अवस्था में स्थित रहने में सहायता प्रदान करता है। यह बल वॉन डेर वाल्स बलों की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसमें द्रवों का सगुणन होता है और हाइड्रोजन बंध होने के कारण उनके क्वथनांक ऊपर हो जाते हैं, उदाहरण के तौर पर HF, अमोनिया और पानी। अब अंत में हम ले रहे हैं पानी का स्ट्रक्चर। पानी जो लिक्विड अवस्था में है, अगर उसको हम देखें, मॉर्गन और वॉरेन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा उसका अध्ययन किया था, तो उन्होंने देखा कि ये जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज के अंदर जो है वो लघु परास के अंदर एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े रहते हैं और एक पानी मॉलिक्यूल जो है वो चतुष्फलकीय संरचना के द्वारा दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से घिरा रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को जमा देते हैं या लिक्विड अवस्था में रखते हैं तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयक संख्या होती है वो 5 होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी समन्वयक संख्या 4 होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसमें अलग हो जाते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये डेंसिटी जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड का, तो समन्वयक संख्या बढ़ जाती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री से ऊपर जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है और उसकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर वाटर जो है वो दूसरे वाटर की तरह बिहेव करता है और वाटर जो है वो क्लस्टर के रूप में पाया जाता है। टेम्परेचर के वेरिएशंस को अगर हम देखें तो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 4.4 होती है, 1.3 पर 4.4 होती है,
3 पर 4.6 होती है और 6.3 पर 4.9 होती है और 8.3 टेम्परेचर पे 4.9 होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और साथ में समन्वयक संख्या जो होती है वो भी इसके अंदर बढ़ जाती है। तो आज हमने पढ़ा आयरन थ्योरी, बर्नौली थ्योरी के बारे में, हाइड्रोजन बंध के बारे में और इसकी वाटर के संरचना के बारे में पढ़ा जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रहता है। थैंक यू।